है अपना, और इसके बाद आईटी के लिए आईटी की तैयारी भी हम करेंगे। लेकिन ये पेपर जरूर से देख करके जाना, क्योंकि देखो साइंस के विषय में ना आपको आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पार्ट से बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालाइज करके आपके पेपर के पैटर्न के आधार पर यह मॉडल क्वेश्चन पेपर में लेकर के आया हूँ। और पूरे 23 तक के क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर रेडी करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको पूरा पेपर ध्यान से देख करके जाना है। और आप सभी को पता है कि हर एक जिले में ना अलग अलग सेट आता है, अलग अलग पेपर आता है। सो मैं आपको जितने भी सेट बताऊँ सारे ध्यान से देख लेना, क्या पता आपके यहाँ कौन सा सेट आ जाए, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको देखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर के का पैटर्न रहेगा। और देखो आपके सेट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ये सारे सेट जो मैं बताऊं पूरे देख करके जाना है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। देखो इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा, और यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, एक ध्यान रखना इस चीज़ का। और सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये गारंटी है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे 8 पेज आपके पेपर में रहेंगे, 75 का पूर्णांक है, 23 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, ठीक है। और ये सारे निर्देश दिए गए हैं, जहां आवश्यक हो नामांकित वगैरह बनाइए, जो भी है सारी चीज़ें। अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन की ओर अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आप बात करें तो पहले क्वेश्चन में आपका सही विकल्प आता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं कहलाती है। तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं? तो वो द्रव अवस्था कहलाती है, ठीक है। इसमें आकार थोड़े ना निश्चित होता है। इसको आप गिलास में डाल दोगे तो आकार गिलास का ले लेगा, आप इसको थाली में डाल दोगे तो थाली का आकार ले लेगा, ठीक है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। अगला है सोडियम का प्रतीक है, रासायनिक प्रतीक सोडियम का SOSDNAMG। सो Na यानी कि सोडियम, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सोडियम का प्रतीक, ठीक है। सोडियम का SO नहीं लगा देना। अगला कह रहा है आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को, गोल्जी कॉय को। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगला दिया गया वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है बल का SI मात्रक है, तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। कैपिटल N से इसे दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम हमेशा से ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। दर को शक्ति, क्षमता को ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार से आगे के क्वेश्चन है, और ये हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान आ जाते हैं सेकंड पेज पे, ठीक है। सो कह रहा है भाई कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा खाली स्थान है। तो तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है। क्या होती है? बढ़ती है। सो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। अगला है बिलियन एक खालिस्तान मिश्रण है। सो बिलियन एक किस प्रकार का? होमोजीनियस यानी कि बोले तो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। समांगी यहाँ पे आपको आंसर लिख लेना है, समांगी मिश्रण है, ठीक है, समांगी। अगला है न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान ने करी थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, तो जेम्स चैडविक इनका नाम है, ठीक है। जेम्स और चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक इनका फुल फॉर्म है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। अगला कह रहा है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है, तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला कह रहा है किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगें खालिस्तान तरंगें होती हैं। तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, ठीक है। अनु अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें। तो ये आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। सो आगे सत्यासठ आपके आ जाते हैं, ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक है। कणों की गति कैसी होती है? गैसीय अवस्था में तीव्र होती है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सत्य इसको लगा दोगे, ठीक है, सत्य। अगला कह रहा है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। निश्चित अनुपात की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण में बात करें तो निश्चित अनुपात नहीं होता इनका कोई, ठीक है। ये यौगिक में होता है, ठीक है। तो यौगिक में निश्चित अनुपात में होते हैं, मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता, ठीक है। फ्लोएम ऊतक भोजन का संवहन करता है, तो ये बिल्कुल से सही हो जाएगा। विस्थापन एक अदिश राशि है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर अदिश कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है पृथ्वी की के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान यहाँ पर शून्य होता है। तो केंद्र की बात करें तो बिल्कुल सही हो जाएगा, शून्य ही होता है, ठीक है। रबी की फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, बिल्कुल से गलत हो जाएगा, क्योंकि यह शीत ऋतु में उगाई जाती है, देखिएगा, ठंड के मौसम में। अगला क्वेश्चन आ जाता है सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ियों में आप देख लेंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? सही होता है हमारा यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। इतना होता है 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने करी। तो सेकंड का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, सेकंड का ये रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो लास्ट में जाएगी थर्ड नंबर की,
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अगला है रॉकेट नूतन। तो रॉकेट नूतन जो है आपका वो यहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर की हो जाएगी। अगला दिया गया है शक्ति का मात्रक, तो वो होता है वाट शक्ति का मात्रक, ठीक है, ये पांचवे की हो जाएगी। और छठवा है कम वर्मी कंपोस्ट, तो एक केंचुआ, ठीक है, तो इस छठवे का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ के सही सही आंसर हो जाती हैं, इसी प्रकार से इनके भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर आ जाते हैं आपके, ठीक है, जो कि 6 नंबर के आपके सामने आए हैं, ठीक है। पहला कह रहा है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन, यू से हो गया यूनियन, और यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म आईयूपीएसी का, याद रखना। अगला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है कोशिका का। अगला तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन होता है, जो तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है, इसका चित्र जरूर से लेना है, ठीक है। भार का ऐसे मात्रक क्या है, तो भार का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, इस तरीके से लिख सकते हो न्यूटन, ठीक है। अगला है सभ्यता प्राप्त क्या है, सभ्यता प्राप्त क्या होती है, तो देखो सभ्यता प्राप्त मतलब जितना सुन सकते हैं, तो देखो 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज एच तक जो प्राप्त होती है उसे सभ्यता प्राप्त कहते हैं, ठीक है। दूध से क्रीम अलग करने की विधि का नाम क्या है, तो वो अपकेंद्रण विधि होती है, ठीक है, अपकेंद्रण विधि होती है, जिससे दूध से दही क्रीम अलग किया जाता है, अपकेंद्रण, ठीक है, रड़ा है अपकेंद्रण, या अपकेंद्रीकरण लिख सकते हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन किसे कैसे कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, 2 अंक का क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर को परिभाषित कीजिए। अथवा में कह रहा है गर्मियों में घड़ी का जल ठंडा हो जाता है, ठीक है। व्हाई इज द वाटर इन द अर्थन पॉट कूल डाउन ड्यूरिंग समर, ठीक है, ड्यूरिंग समर, समर में वही ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो चलिए छठवें आंसर आपको कैसे लिखना है, पहले ऊर्ध्वाधर का आंसर देख लेंगे। यहाँ पे देखो ऊर्ध्वाधर का आंसर किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तन, यही उसका ऊर्ध्वाधर कहलाता है, ठीक है। मतलब ठोस में या सीधा गैस में हो जाए, ठीक है, तो क्या है वो है ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। अगला आपका था में कि गर्मियों में घड़ी का जल ठंडा क्यों हो जाता है, तो घड़ी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिस करके बाहर आता है और बाष्पीकृत होता है, और बाष्पीकरण की आवश्यक गुप्त उसमें घड़ी की पानी चली जाती है, इससे अंदर पानी का जल ठंडा हो जाता है और उसमें बाहर निकल जाती है, छठे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला है मिश्रण और यौगिक में द्वंद्व लिखिए और समांगी और विसंगी मिश्रण को उदाहरण से समझिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रण यौगिक में द्वंद्व। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ से करना होगा। पहले तो मिश्रण यौगिक में द्वंद्व देख लो, ये दिया गया है मिश्रण में तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है, इसमें किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, जबकि यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो निश्चित अनुपात में किसमें होती है, यौगिक में होते हैं, ठीक है। मिश्रण अपने घटकों के गुण दर्शाता है, जबकि यौगिक के गुण उसके घटकों से पूरी तरह भिन्न होते हैं, ठीक है। अथवा कौन था, समांगी विसंगी, ठीक है। तो ये देखो समांगी और विसंगी का आंसर ये दिया गया है, समांगी मिश्रण और विसंगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, वह मिश्रण जिसकी बनावट हर जगह समान होती है, जैसे पानी में नमक का घोल, ठीक है। और विसंगी मिश्रण क्या है, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है ना, तो जैसे रेत और लोहे की बुरादी का मिश्रण, ठीक है, तो ये हो जाता है विसंगी मिश्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तो कमियां बताइए, और अथवा में क्या कह रहा है समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझिए, ठीक है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ध्यान से पढ़ लेना, देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की यहाँ पे कुछ कमियां बताई हैं, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका और यह नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका, ठीक है, ये दो कमियां यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। अथवा क्वेश्चन था समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है। सो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, उसका नाम समस्थानिक, ठीक है। तो परमाणु संख्या जिनकी समान हो समस्थानिक है और उनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या तो अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ये परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन की 12 है उसका जो यहाँ पे अगर द्रव्यमान संख्या करें इसकी तो 14 है, ठीक है, तो ये भिन्न है, तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि समस्थानिक के बाद आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर की ओर है कि जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखिए और रंध्र के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के कार्य इनमें अंतर भी आ सकता है, तो इसी के आधार पर लिख देना, आपको इसमें बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो यह जाइलम फ्लोएम का कार्य, जाइलम क्या करता है, यह जड़ों से जल और खनिजों का पौधों में के भागों तक संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड यानी कि भोजन का संवहन करता है, ठीक है। तो भोजन को ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, और जल को ले जाने का काम करता है जाइलम, ठीक है। अथवा में रंध्र के कार्य लिखने थे, रंध्र क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान O2 और CO2 का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, शुद्ध बात याद रखना, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में ये सहायक होते हैं, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे इसके कार्य याद रखना, रंध्र यानी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगला था चाल और वेग में 2 अंतर लिखिए और एक समान गति किसे कहते हैं इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपको देख लेना है, ये रहेगा चाल और वेग में अंतर, ठीक है। ये देखो चाल और वेग में अंतर दिख रहा होगा, चाल एक सदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, ठीक है, ये अंतर हो गया। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है, तो ये अंतर याद रखना। अगला हमारा एक समान गति, ठीक है, एक समान गति के लिए आपको इसको याद रखना होगा, ये रहेगा एक समान गति किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखा है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसी गति की एक समान गति कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु है एक समान मतलब उसी एक टाइम पीरियड में क्या करेगी, समान दूरी तय करेगी तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाएगा। ये रहेगा आपका 9-10वें क्वेश्चन का टोटली आंसर, ठीक है, पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है संतुलित और असंतुलित बल में अंतर क्या है और संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। तो ये आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो संतुलित असंतुलित बल देख लो पहले, तो संतुलित बल क्या है, जब वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु की गति की अवस्था नहीं बदलती है, यही संतुलित बल है। असंतुलित बल क्या है, जब परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो वस्तु की गति या दिशा को बदल सकता है, ठीक है, तो ये होता है संतुलित बल। तो अंतर याद रखना, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, देखो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल संतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का बल संवेग संरक्षित रहता है। ये 11th में अगर बायो लेगो मैथ लोगे तो काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है। याद करो अच्छे से, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग क्या होता है, ये क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको याद कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मुक्त पतन क्या है, ठीक है, मुक्त पतन क्या है और अथवा में द्रव्यमान और भार में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। द्रव्यमान भार में अंतर, मुक्त पतन क्या है, इन दोनों को लिखना है। सो आंसर आपको दिया गया, पहले तो मुक्त पतन का आंसर और इसका दोनों का आंसर देखो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका, ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से देखना है दोनों की। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए और कह रहा है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाना, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत पहले दिया गया है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल लगाता है, तो वह ऊपर की ओर जो बल लगता है ना तो वो उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अथवा क्या कह रहा था, उत्प्लावकता क्या है, ठीक है, उत्प्लावकता क्या है तो आपको समझाना था, ठीक है। बाकी यहाँ पे आंसर दिया गया उत्प्लावकता से आपके समझते हैं, ठीक है। तो उत्तर दिया गया तरल का भाग जिसके कारण उसमें डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उत्प्लावकता कहलाता है, ठीक है। देखो तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सिद्धांत दिया है उत्प्लावन बल के अकॉर्डिंग और ये वही इसकी परिभाषा लिखी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आपको अलग तरीके से आ सकता है, ठीक है। अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है और ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ से आंसर ये दिया गया ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट की जा सकती है ऊर्जा, ठीक है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी कि रूपांतरित किया जा सकता है ना। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली क्या कह रहा है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब हम क्वेश्चन था गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखना था। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, ठीक है, उसका नाम है गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी का K बराबर 1/2 यानी कि E = mv², mv m क्या हमारा द्रव्यमान, v हमारा वेग है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, 14 नंबर तक 15 आ जाता है भाई।
कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है इसका अंतर लिखना है और मिश्रित फसल के क्या लाभ है, ठीक है। मिश्रित फसल के लाभ लिखने हैं, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर लिखना है, ठीक है। तो पहले तो कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट में अंतर देख लो यहाँ से, ठीक है। कंपोस्ट कृषि अपशिष्ट और जानवरों के मल मूत्र के गड्ढों में सड़ा करके जो खाद बनाया जाए उसे कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट जब कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को केंचुओं की सहायता से किया जाता है तो खाद तैयार को वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो देखो अगर मल मूत्र को गड्ढे में सड़ा करके डिब्बे में सड़ा करके खाद बनाई जाती है तो वो कंपोस्ट कहलाती है, लेकिन केंचुओं की मदद से जब खाद बनाई जाती है वो वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है। केंचुओं बोले तो वर्म, ठीक है, वर्म्स होते हैं जो, ठीक है, और इनसे जो कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अथवा हम मिश्रित फसल के कुछ लाभ लिखने थे तो फसल खराब होने का जोखिम कम होता है इसमें, यदि एक फसल नष्ट हो भी जाए तो दूसरी बच जाती है, एक ही खेत से एक तरह के कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है, प्राप्त हो जाते हैं, तो इसके लाभ हो जाते हैं। अगर ये 16 में अणु और परमाणु में दो अंतर लिखिए और रासायनिक सूत्र लिखने के दो नियम लिखिए, ठीक है, दो नियम लिखने हैं रासायनिक सूत्र बनाने के, ठीक है। सो अणु और परमाणु में दो अंतर तो कर ही लेना, ध्यान से देखो यहाँ से अंतर देख लेना, ये दिया गया, ये दिया गया अणु और परमाणु में अंतर। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है। तो अणु अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले अणु यौगिक होता है, और परमाणु एक तत्व होता है जो सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है। यह उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर परमाणु समानता स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है। अथवा में रासायनिक सूत्र लिखने के दो नियम लिखिए तो आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है, इसका सूत्र का नियम है, ठीक है, कि जो संतुलन है उनका, ठीक है, वो बैलेंस इनकी होनी चाहिए, ठीक है, आवेश भी होना चाहिए, ताकि जब एक यौगिक धातु और धातु से मिलकर बनता है तो धातु के नाम या प्रतीक को पहले लिखा जाता है, जैसे NaCl, ठीक है। तो धातु का है सोडियम यहाँ पे इसको पहले लिखा गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दो अंतर लिखिए, ठीक है। पादप और जंतु में दो अंतर लिखना है, इनका अच्छी तरह से डायग्राम लिख लेना। अथवा अगर माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखना है तो यहाँ से अंतर लिखना, पहले तो अंतर देख लो। देखो पादप कोशिका में बाहरी कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है, ठीक है। तो सेल वॉल किसमें होती है, पादप कोशिका में होती है, याद रखना। और जंतु कोशिका में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगला कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य आपको यहाँ से देख लेना, देखो ये आंसर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बिजली का कहलाता है कोशिका का, तो यह कोशिका के श्वसन द्वारा ऊर्जा बनाता है, ठीक है, ATP के रूप में संचित करता है, तो इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं, और यह कोशिका की अनेक महत्वपूर्ण उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। अगला दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और इसका सूत्र भी व्युत्पन्न करना है, ठीक है। अथवा कह रहा है ये वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका पृथ्वी पर कितना वजन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जी स्मॉल जी का मान आपको यहाँ दिया गया, ये यूज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, पहले तो देख लो आप यहाँ पे 19 का आंसर जो कि 18 का, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखना था, ठीक है। तो इसका नियम दिया गया है ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है और यही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। जिस बल से आकर्षित कर रहा है दूसरे को एक पिंड दूसरे पिंड को या आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ये आंसर याद रखना। और ये इनके नियम के अनुसार द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद करना, ठीक है। बाकी इस प्रकार से इसका सूत्र आप व्युत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ पे इसका पूरा आंसर दिया गया, ठीक है। जो द्रव्यमान है उनके गुणों के, ठीक है, उनके बीच की दूरी d हो जाएगी तो 1/d हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लेना। अगला आ जाता है आपका ये वाला करना था 10 किलोग्राम का भार आपको निकालना था, ठीक है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपको करना होगा, ये दिया कंप्लीट आंसर, ठीक है। हल आप पूरा देख लीजिएगा, हल देख लीजिएगा, ठीक है, ये दिया गया द्रव्यमान का दिया आपको 10 किलोग्राम दिया गया, गुरुत्व आपको दिया गया, इसका यूज करना, ठीक है, ये दिया गया यहाँ पे। और आपको भार का सूत्र याद होना चाहिए, बस आप अपनी यहाँ पे क्या करोगे, अपनी सारी वैल्यू पुट कर दोगे, w यहाँ पे नहीं है, w यहाँ का यहाँ पे चलेगा, ठीक है। रिकॉर्ड क्या कर देना, m/g होता है, m हमारा क्या द्रव्यमान, तो 10 द्रव्यमान का g हमारा क्या ये सारा, तो ये हम रख देंगे, फिर इसका गुणा 19 न्यूटन आंसर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सोनार की कार्यविधि और उपयोगों का वर्णन कीजिए, सोनार किसे कहते हैं, ठीक है। और कह रहा है ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य अंतर स्पष्ट कीजिए, जो पिच और लाउडनेस है इसको आपको अंतर समझाना है, ठीक है। मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग। क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? कौन सो रहा है? हु इज स्लीपिंग? मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप। क्या तुम सोना चाहते हो? डू यू